हेलो एवरीवन, आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड के लिए फिजिक्स का वीवीआई सवाल करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। इस तरह के सवाल आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा, जिसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप है, मतलब मल्टीपल चॉइस वाला है, और कुछ ऐसे सवाल हैं जो असर्शन एंड रीजन टाइप से है, और फिर एक्सप्लेन करने वाला है, डिफिनीशन लिखने वाला है। तो सभी तरह के सवालों का कलेक्शन दिए हैं यहाँ पे, और सभी तरह के सवाल को भी करवाने वाले हैं। तो देखेंगे कि किस तरीके से सवाल पूछा जाएगा, उसकी जवाब किस तरीके से देनी है मुझे। स्टार्टिंग में देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप है, मानी मल्टीपल चॉइस है, करेक्ट ऑप्शन चूज करने वाला है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइंस द करंट इन ए कंडक्टर। यानी यहां पे आपके पास चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से चूज करना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन का जो कैरेक्टरिस्टिक है जिसके कारण करंट इलेक्ट्रिक करंट होती है। ठीक है, किस में? तो कंडक्टर में। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की दो तरह की वेलोसिटी होती है कंडक्टर में। एक होता है थर्मल वेलोसिटी, जो जिगजैग पाथ पे होता है, रैंडमली मोशन होते रहता है। लेकिन जब वही क्या होती है कि रैंडमली होते रहता है, तो उस केस में नेट करंट जीरो होता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है। और वही जब क्या होती है कि दोनों एंड के बिटवीन जब वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, यानी सेल से अटैच कर देते हैं, सोर्स से अटैच कर देते हैं, तो वो क्या होता है, वन डायरेक्शनल मोशन करने लगता है एक एवरेज स्पीड से, जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी एक डायरेक्शनल हो जाता है, वन डायरेक्शनल हो जाता है, और वो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है तो बोला जाता है कि कंडक्टर वायर में करंट पास होने लगा है। तो यहां पे जवाब देनी है कि कौन सा करेक्ट है, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलोन, यानी सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी अलोन, सिर्फ थर्मल वेलोसिटी। तो मैंने पहले बता रखा है कि थर्मल जो वेलोसिटी होती है वो जिगजैग पाथ पे मोशन करता है, उसके कारण करंट नहीं होती है। अन्यथा होता तो ये कंडक्टर वायर सपोज दैट, तो इसमें विदाउट जो है से वोल्टेज अप्लाई किए हुए ही क्या होता है, थर्मल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का होता है, और इलेक्ट्रॉन जिगजैग पाथ पे मोशन करते रहती है। तो थर्मल वेलोसिटी तो हो नहीं सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ कौन होगा, यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यही है मेन रीजन इलेक्ट्रिक करंट का। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए, द टेम्परेचर T डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल A एंड मटेरियल B इज रिप्रेजेंट बाय फिगर, देखो फर्स्ट एंड फिगर सेकेंड, यानी ये फर्स्ट फिगर है, फिगर ए, और फिगर सेकेंड है ये, है ना। अब कहता है रेस्पेक्टिवली आइडेंटिफाई मटेरियल ए एंड मटेरियल बी। मटेरियल ए क्या है और मटेरियल बी क्या है। तो सपोज कर लो जो फिगर फर्स्ट है वो किसके लिए है, मटेरियल ए के लिए है, और ये जो फिगर सेकेंड है वो किसके लिए है, तो मटेरियल बी के लिए है। और यहां पर ग्राफ में क्या शो कर रहा है, रेसिस्टिविटी शो कर रहा है, किसके अकॉर्डिंग, तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग शो कर रहा है। तो अब यहां पर यह देखनी है कि देखिए, एक बात यहां पे समझा दूं कि कोई भी मटेरियल है तो उसकी जो रेसिस्टिविटी होती है, यानी रेसिस्टेंस जो होता है, क्योंकि रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस है, कैसा रेसिस्टेंस है, तो यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया और यूनिट लेंथ की जो रेसिस्टेंस होगी वही रेसिस्टिविटी होता है। तो यहां पर जो रेसिस्टिविटी होगी वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और मैं बता दूं कि जो सेमीकंडक्टर होता है और एक कंडक्टर होता है, ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि जो कंडक्टर होता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज करेगा, यानी रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। यदि क्या रहेगा, सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर जब रहेगा तो उसकी जो रेसिस्टिविटी होती है, यानी रेसिस्टेंस होती है, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे टेम्परेचर को, तो डिक्रीज करेगा, उल्टा होता है। ओके, अब देखिए यहां पे यही बात देखना है ग्राफ में। तो ये क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है और रेसिस्टिविटी डिक्रीज कर रहा है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो कौन सा मटेरियल होगा ये, तो ये होगा सेमी कंडक्टर। इसकी किसकी बात करेंगे, यहां पे सेमी कंडक्टर की बात करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें आ जाओ।
ये क्या टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है और रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज कर रहा है। अब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, रेसिस्टिविटी इंक्रीज कर रहा है, तो ये कैसा नेचर का होगा, कैसा होगा, तो ये होगा यहाँ पे कंडक्टर। किसकी बात करेंगे यहाँ पे, तो कंडक्टर की बात करेंगे। अब देखो ये तो पक्का हो गया कि ये जो ग्राफ है सेमीकंडक्टर के लिए और ये कंडक्टर के लिए। तो देखो इसमें चूज करना है, मटेरियल ए इज कॉपर, कॉपर मतलब कंडक्टर, मटेरियल बी इज जर्मेनियम, जर्मेनियम मतलब सेमीकंडक्टर। तो क्या ये क्या है, सेमीकंडक्टर, बी क्या है, कंडक्टर। उल्टा हो रहा है, ये कंडक्टर बन रहा है, बी सेमीकंडक्टर बन रहा है, ये नहीं ऑप्शन होगा। मटेरियल ए इज जर्मेनियम, जर्मेनियम, मटेरियल बी इज कॉपर, यानी बी में कंडक्टर और ए में सेमीकंडक्टर। ए ऑप्शन क्या मिल रहा है, करेक्ट मिल रहा है। ठीक है, मटेरियल ए इज नाइक्रोम एंड मटेरियल बी इज जर्मेनियम। ये भी नाइक्रोम भी एक प्रकार का क्या है, कंडक्टर है, और ये क्या है, जर्मेनियम क्या है, सेमीकंडक्टर है। तो कंडक्टर सेमीकंडक्टर, उल्टा उल्टा हो जा रहा है, सेमीकंडक्टर कंडक्टर होना चाहिए, कॉपर और नाइक्रोम ये नहीं होगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस तरीके से इसको चूज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट देखिए, ये कैपेसिटर ऑफ 4 माइक्रोफैराड, देखो कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी कितना है, तो 4 माइक्रोफैराड है। एज सोन इन फिगर, तो एज सोन इन द सर्किट फिगर, द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ बैटरी इज 0.5 ओम, यानी ये जो बैटरी है इसका इंटरनल रेसिस्टेंस 0.5 ओम है। हो गया ऐसा। द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स विल बी, यानी कैपेसिटर की जो प्लेट है उस पर कितना चार्ज स्टोर होगा, कितना चार्ज होगा, वही फाइंड करनी है। तो चार्ज फाइंड करने के लिए कैपेसिटी यूज करना पड़ता है और वोल्टेज यूज करना पड़ता है। तो वोल्टेज किसके बिटवीन लेना होगा, तो यहां पर जो वोल्टेज लेना होगा इन दोनों पॉइंट के बिटवीन लेना पड़ेगा, क्योंकि इससे कनेक्ट है। इन दोनों पॉइंट की जो वोल्टेज होगी, क्या इसका वोल्टेज होगा, ये वाला वोल्टेज के इक्वल होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जा रहा है। यदि मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट की वोल्टेज फाइंड कर लूं तो सिंपल वे में निकल जाएगा। तो इस पॉइंट की, इन दोनों पॉइंट के बिटवीन जो वोल्टेज होगा, क्या इन दोनों पॉइंट के वोल्टेज के इक्वल होगा, हाँ होगा, पैरेलल है। तो ऐसा करते हैं, सेल से जो करंट पास करेगा वो इसी सर्किट में पास करेगा। ठीक है, इधर तो जाएगा नहीं इस सर्किट में, क्योंकि ये क्या है, कैपेसिटर है, फ्लो होने नहीं देगा। चलिए जाने लगा करंट, कितना जा रहा है, आई। कैसे निकालोगे आई इज इक्वल टू क्या होगा, ई बाई टोटल रेसिस्टेंस, यानी एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। अब देखो ई का वैल्यू कितना है, तो 2.5 है, बाई एक्सटर्नल कितना है 2, प्लस इंटरनल कितना है 0.5 है, यानी 2.5 बाई 2.5 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, तो ये आएगा 1 एम्पियर, यानी करंट 1 एम्पियर है। तो इन दोनों पॉइंट के बिटवीन जो वोल्टेज होगा ये भी होगा। इसको टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल भी बोलेंगे, ये जो बैटरी लगा हुआ है उसका टर्मिनल वोल्टेज भी बोल सकते हो। तो V इज इक्वल टू क्या आएगा, आई आर, ए आई आर। तो I हो गया 1, R हो गया 2, यानी ये हो गया यहां पे 2 वोल्ट, ये हो गया यहां पे 2 वोल्ट। ठीक है, अब इसकी कैपेसिटी कितना है, तो C है, C का वैल्यू कितना है 4 मिली फैराड है। ठीक है, 4 मिली फैराड है। तो अब यहां पर क्या होगी, सो देखिए, चार्ज Q इज इक्वल टू सी भी, चार्ज Q इज इक्वल टू सी भी हो गया। C का वैल्यू दे दीजिए, C का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 मिली फैराड हो जाएगा। तो देखिए 4 है, मिली फैराड, मिली फैराड रख देंगे, तो मिली रहने दो सिर्फ, देखो मिली, तो यहाँ पे मिली को 10 टू दी पावर -3 दे दो,
और वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट 2, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 10⁻³ और इतना कुलॉम होगा, क्योंकि चार्ज का ऐसा यूनिट कुलॉम होता है, कुलॉम। तो इसको एक क्या 8 10⁻³ को मिली लिख सकता हूं, कुलॉम, यानी 8 मिली कुलॉम। तो 8 मिली कुलॉम, देखिए ये ऑप्शन आ गया, सिंपल सवाल बन गया। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। देख सकते हैं अच्छे तरीके से, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एज द टेम्परेचर ऑफ ए मेटालिक रेसिस्टर इज इंक्रीज्ड, यानी एक मेटालिक रेसिस्टर है, ठीक है, और उस रेजिस्टर का क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, उसका क्या होगा, चलिए। तो रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का जो प्रोडक्ट होगा, एक बात बताता हूं, सबसे पहले समझ ले कि जो कंडक्टिविटी होती है, क्या कंडक्टिविटी, ये देखो कंडक्टिविटी रहा स्मॉल सिग्मा, और ये क्या होता है 1/ρ होता है, यानी जो कंडक्टिविटी होती है वो रेसिस्टिविटी का इन्वर्स होता है, ठीक है। और एक बात पक्का मान लें कि यदि किसी मेटालिक वायर के रेसिस्टिविटी इंक्रीज कर रहा है तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा, ये तो पक्का है फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टिविटी तो इंक्रीज करेगा, बट कंडक्टिविटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और यहां पर यदि दोनों का प्रोडक्ट निकाल दें, कंडक्टिविटी इंटू रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू 1, कंडक्टिविटी इंटू रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू 1। 1 क्या है, कांस्टेंट है, ये बदलने वाला नहीं है, चेंज होने वाला नहीं है। तो इस तरीके से यहां पे क्या हो गया, ये 1 हो गया। तो 1 यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब ये बदलने वाला नहीं है, जिसको क्या बोलोगे, रिमेन्स कांस्टेंट, यानी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, ये हो गया रिमेन्स कांस्टेंट। चलिए ओके, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट देखिए, यहां पे दे रखा है, इसमें एक गैल्वेनोमीटर हैज 36 ओम रेसिस्टेंस, यानी एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेसिस्टेंस 36 ओम है, ठीक है, 36 ओम रेजिस्टेंस है। इफ ए 4 ओम शंट इज एडेड टू दिस, द फ्रैक्शन ऑफ करंट दैट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज। देखिए समझिए, सबसे पहले बात यहां पे यह है कि एक गैल्वेनोमीटर है, देखो ये गैल्वेनोमीटर है, और ये जो गैल्वेनोमीटर है इसका रेसिस्टेंस कितना है, जी का वैल्यू कितना है, देखिए 36 ओम, 36 ओम हो गया। इसको आमीटर बनाने के लिए जानते हैं हम लोग कि शंट अप्लाई कर, शंट जोड़ते हैं, शंट लगाते हैं। शंट का कंडीशन होता है कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगेगा। तो यहां पे ये मैंने शंट लगाया, जो कौन सा है कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दिया मैंने। और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में शंट की वैल्यू कितना है, तो 4 ओम है। इसकी वैल्यू कितना है, यहां पे 4 ओम है। अब देखो ये आमीटर बन जाता है ऐसे, लेकिन मुझे फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहां पे करंट गया I, अब होती क्या है एक्चुअली, इधर का करंट हो जाएगा IG और इधर का करंट हो जाएगा IS, हो गया ऐसा। तो इधर गैल्वेनोमीटर की तरफ गया, इधर शंट की तरफ गया, और इसी का मुझे फ्रैक्शन निकालना है कि क्या फ्रैक्शन होती है। तो सबसे पहले ये समझ लें कि ये दोनों पॉइंट है, इधर से रास्ता है और इधर से रास्ता है, दोनों के लिए दोनों पॉइंट कॉमन है, यानी करंट का इन होने वाला भी पॉइंट कॉमन है और करंट का आउट होने वाला भी पॉइंट कॉमन है।
इसलिए दोनों कौन कॉम्बिनेशन में जाएगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जाएगा, दोनों पैरेलल में चला जाएगा। और पैरेलल का रूल है कि दोनों का वोल्टेज आपस में बराबर होगा, पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होता है। तो यहां पर लिख सकता हूं इधर वाला वोल्टेज, देखिए तो ये वाला वोल्टेज क्या होगा, G इंटू आई जी इज इक्वल टू इधर वाला वोल्टेज S इंटू आई एस। तो G का वैल्यू कितना है 36, आई जी रहने दो क्योंकि रेशियो निकालनी है, S की वैल्यू दे दीजिए 4 और आई एस, तो आई एस की वैल्यू रहने दीजिए, आई एस हो जाएगा। हो गया ऐसा। अब देखिए यहां से रेशियो निकालना है तो आई एस को इधर ले लाइए, आई जी बाई आई एस, आई जी बाई आई एस इज इक्वल टू 4 और बाई कितना आएगा, तो 36 आएगा। तो 4 बाई 36, आई एस को इधर 36 को इधर, तो कितना आ जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/9 हो जाएगा ऐसा, यानी 1/9, यानी 1/9 फ्रैक्शन आ गया, आई जी बाई आई एस इज इक्वल टू 1/9, यानी 1/9 कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, देखिए तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। ओके नेक्स्ट, अब देखो आता है एसर्शन एंड रीजन। एसर्शन और रीजन टाइप जो सवाल है इसके लिए, बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए। यानी आप ए आंसर तभी दीजिएगा जब इस कंडीशन को फॉलो करेगा, रीजन एसर्शन भी सही रीजन भी सही, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेन करेगा एसर्शन का। बी ऑप्शन आप तभी दे सकते हैं आंसर, बी नंबर, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, यानी एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करेगा। सी नंबर ऑप्शन तभी दे सकते हैं आंसर, एसर्शन जो होगा वो ट्रू होगा बट रीजन जो होगा वो फॉल्स होगा, तो सी नंबर देंगे। डी नंबर कब दीजिएगा, एसर्शन फॉल्स बट रीजन ट्रू, माने उल्टा हो गया। तो देखिए ये दोनों में साइड करना चूज करना आसान होता है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है कि कौन सा होगा। जब दोनों स्टेटमेंट सही हो जाता है तो एक्सप्लेन करता है या नहीं करता है, यही चूज करना कठिन होता है थोड़ा सा। चलिए देखते हैं, उसके लिए भी ट्रिक है, आसानी से समझ जाएंगे। देखिए यहां पे एसर्शन दे रखा है, ये क्या है, एसर्शन है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस इज पॉजिटिव फॉर मेटल। देखिए कोफिशिएंट जो होती है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है मेटल के लिए, यानी अल्फा, ये पॉजिटिव होता है, ये तो सही बात है, यानी ये क्या है, ट्रू बात है, करेक्ट है, ऐसा होता है, ठीक है। क्योंकि रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा होता है, और मेटल में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगी, रेसिस्टेंस भी बढ़ेगी क्योंकि अल्फा पॉजिटिव है। और यही यदि सेमीकंडक्टर में जाएंगे तो कोफिशिएंट निगेटिव होता है, इसलिए क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस घट जाता है, इसलिए। तो यहां पर देखिए आगे रीजन में आइए, द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस इज निगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के लिए ये अल्फा क्या है, निगेटिव, ये भी सही बात है। अब ये दोनों है तो अब देखना कि एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक्सप्लेन तब करेगा जब दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हो जाएंगे। तो देखता हूं, देखो इसमें क्या है कि दोनों पढ़िए, बीच में बिकाउज लगा दीजिए।
the value of temperature coefficient of resistance is positive for metal because the value of temperature coefficient of resistance is negative for semiconductor। यानी बिकाउज लगाने पर भी दोनों तरफ स्टेटमेंट बटा हुआ है, उधर मेटल की बात कर रहा है, इधर सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है, दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहा है, इसलिए करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। और करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, यहां पर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेन रीजन नहीं कर रहा है असर्शन का, इसलिए कौन सा ऑप्शन देना होगा? बी नंबर, बी लिखना होगा, बी। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पे क्या है, तो असर्शन है, स्टार्टिंग में असर्शन दे दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टेडी करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टेडी करंट कैरिंग वायर इज जीरो आउटसाइड द वायर, नेट चार्ज प्रेजेंट इन ए करंट कैरिंग वायर इज जीरो। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि करंट कैरिंग जो वायर होता है उसके आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ये करेक्ट है, ट्रू है। नेट चार्ज प्रेजेंट इन ए करंट कैरिंग वायर इज जीरो, ये भी ट्रू है। क्यों? क्योंकि जब करंट पास होती है वायर में, तो देखिए ये कंडक्टर वायर है, देखिए ऐसे, तो इसमें करंट कब पास होता है? जब इधर वाले को पॉजिटिव वोल्टेज से और इधर वाले को क्या करते हैं, नेगेटिव वोल्टेज से ऐड करते हैं, तब होता है ऐसा। तो यहां पर इस इंड से इलेक्ट्रॉन निकलता है और इस इंड के तरफ इलेक्ट्रॉन यहां से इन करता है, जितना इलेक्ट्रॉन यहां से आउट होगा उतना इलेक्ट्रॉन वायर में इंटर कर जाएगा, तो क्या होगा? नो चेंज। टोटल चार्ज पहले भी जीरो था, अभी भी जीरो है, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन निकला, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उधर से इन भी कर गया। ठीक है, तभी करंट फ्लो कर रहा है, तो नेट चार्ज क्या है? जीरो है। और जब नेट चार्ज जीरो रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? जीरो होगी। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बाहर फील्ड भी जीरो है और इसमें नेट चार्ज भी जीरो है। अब देखते हैं दोनों ट्रू है तो क्या करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वही लगाएंगे बिकाउज। स्टेटमेंट डायरेक्ट पढ़ते चल जाइए दोनों को। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टेडी करंट कैरिंग वायर इज जीरो आउटसाइड द वायर बिकाउज नेट चार्ज प्रेजेंट इन ए करंट कैरिंग वायर इज जीरो। एक देखिए एक दूसरे से रिलेट कर दिया, ठीक है, करंट से रिलेटेड स्टेडी करंट जो वायर है, कैरिंग वायर है ना, दूसरा स्टेटमेंट उससे के साथ जुड़ गया मतलब करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, तो करेक्ट एक्सप्लेन करेगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, अब देखो आगे बढ़। नेक्स्ट, अब आता है एसर्शन। ईएमएफ ऑफ बैटरी डिक्रीजेज विथ टाइम। ईएमएफ है बैटरी का, डिक्रीज करता है टाइम के साथ, ये तो पक्का है, ठीक है। दूसरी बात, इंटरनल रेसिस्टेंस इंक्रीजेज विथ टाइम, ये भी पक्का, दोनों बात सही है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। लेकिन अब देखना है क्या ये जो ट्रू बात बोल रहा है दोनों, क्या ये करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है या करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इस पे बहस करनी है। तो उसके लिए मेथड लगाइए, दोनों को पढ़िए और बीचवा में बिकाउज लगाइए। ईएमएफ ऑफ बैटरी डिक्रीजेज विथ टाइम बिकाउज इंटरनल रेसिस्टेंस डिक्रीजेज विथ टाइम। दोनों बिकाउज लगाने के बाद ऊपर वाला स्टेटमेंट का कुछ और कहना है, नीचे वाला का कुछ और स्टेटमेंट ले जा रहा है, यानी कंबाइंड नहीं हो रहा है। इसका मतलब है करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। दोनों बात सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेन रीजन नहीं कर रहा है सर्सन का, इसलिए आंसर कितना होगा? तो ए होगा। क्या यहां तक समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, अब आते हैं यहां पे कुछ सवाल सब्जेक्टिव टाइप को लेकर, ठीक है। अब सब्जेक्टिव टाइप में देखिए है क्या, एक्सप्लेन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर, हेंस ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द करंट थ्रू ए कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करो और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में
किसमें? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में आपको बतलानी है कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो कैसा रिलेशन होगा, उसके टर्म में रिलेशन बतलानी है। पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन कर लीजिए। द एवरेज वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी देखिए सिंपल में समझिए कि मेरे पास एक कंडक्टर है, देखो यही सपोज कीजिए कि मेरे पास ये कंडक्टर रहा, ठीक है। अभी इसमें इलेक्ट्रॉन अंदर में जिगजैग पाथ पे रैंडमली मोशन कर रहा है अकॉर्डिंग टू थर्मल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी के अकॉर्डिंग। और यहां पे देखिए इस तरीके से वायर से कनेक्ट कर दिए। कनेक्ट करने के बाद यहां पे मैंने एक सेल लाया, देखो ऐड कर दिया, यानी अब मैं वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूं। वोल्टेज अप्लाई किया तो ये जो हो गया यहां पर पॉजिटिव, यहां पर ये क्या हो गया? नेगेटिव होगा ऐसा। तो इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। इस वायर के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ अकॉर्डिंग टू सेल, वो किधर अप्लाई हुआ? वोल्टेज जो अप्लाई किया इसके इंड के बिटवीन अप्लाई किया, तो फील्ड किधर अप्लाई हुआ? देखिए ये प्लस वाला ये माइनस वाला, तो फील्ड इधर से इधर, लेफ्ट से राइट। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगने लगा, किधर? नेगेटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगती है वो हमेशा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये जो इलेक्ट्रॉनमा है फील्ड के अपोजिट जब फोर्स लगेगा तो इस डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिया। देखिए अप्लाइड फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिया, ठीक है। और जैसे जाना शुरू कर दिया तो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो करंट इधर जाएगा, करंट इधर जाएगा, देखो इलेक्ट्रॉन इधर। तो यही वन डायरेक्शनल मोशन करने लगा जब एक एवरेज स्पीड से, उसी एवरेज स्पीड को क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे, जिसकी डायरेक्शन किधर होती है? तो अप्लाइड जो फील्ड होता है उसके इंड के बिटवीन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। समझ में आशा करता हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ गए होंगे। बस यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जो वन डायरेक्शनल मोशन होने लगता है उसकी जो एवरेज स्पीड होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी अप्लाइड फील्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हो गया। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब इसमें दूसरा टर्म है कि इसका रिलेशन बताइए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन बताइए करंट के साथ, ठीक है। करंट के साथ मुझे रिलेशन बतलानी है। देखिए ये कंडक्टर वायर है, कंडक्टर वायर हो गया ये, और यहां से ऐसे देखिए करंट इन किया और ये आउट हो रहा है। सपोज दैट इस वायर की जो लेंथ है L है, इस वायर की क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, ओके। और यहां से इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, कितना से कितना स्पीड से? भेड़ी स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो इसमें लिख लूंगा कंसीडर ए कंडक्टर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A and length L, but electrons moves with drift velocity in a direction with Vd, लिख दूंगा 2 लाइन, ठीक है। अब देखिए तो यहां से करंट जो होगी I इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई टी होता है, ठीक है। और यहां से ये जो Q होता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है? Ne, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितना टाइम के लिए? टी टाइम के लिए, चलो ठीक। तो टी टाइम के लिए तो यहाँ पे n जो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पे लिख दूं पहले I इज इक्वल टू एन ई बाई टी, इक्वेशन फर्स्ट। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब लिखूंगा n, तो क्या होगा, पर यूनिट वॉल्यूम में मान लेता हूं, पर यूनिट वॉल्यूम में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो n है, स्मॉल n। स्मॉल n का मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। आई इंटू क्या होगा, इसका वॉल्यूम ले लो, इसका मैं वॉल्यूम ले लिया, तो n इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, ये सिलेंड्रिकल वायर है, सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर स्क्वायर एल। तो पाई आर स्क्वायर मतलब ए और एच मतलब एल, यानी ए एल। साइड में उसको लिखे हैं, तो इसको ए एल लाइए। ठीक है, मैंने ए एल लाया। अब देखो इसको क्या करो कि इस वैल्यू को फर्स्ट में ले जाकर पुट कर दो, लिख दूंगा फ्रॉम फर्स्ट आई इज इक्वल टू एन, एन का वैल्यू देखिए एन ए एल इंटू ई और बाई टी। होगा ऐसा, देखो यहां पे लिखूंगा आई इज इक्वल टू एन ई, ये साइड कर लो, एल बाई टी को साइड कर दो। एल क्या है, लेंथ, मतलब इस पॉइंट पे इन कर रहा है करंट और इस पॉइंट से आउट हो रहा है। इसका मतलब है कि यहां पे थोड़ा सा इसका डायरेक्शन दे दिए हैं इधर, ये जो डायरेक्शन है इसको बदल दीजिए, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां पर इन करेगा इलेक्ट्रॉन, यहां से आउट होगा। ठीक है, तो कितना, देखो कितना डिस्टेंस कवर किया एल, और कितना टाइम में, टी टाइम में। तो एल बाई टी जो है वो एक प्रकार का डिस्टेंस बाई टाइम, या तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो वो क्या हो जाएगा, स्पीड का टर्म होगा या वेलोसिटी का टर्म बोल सकते हो। तो आई इज इक्वल टू एन ई ए, और ये क्या होगा, वी टी। ठीक है, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी टी दे दिया गया। तो ये हो गया यहां पर रिलेशन, जहां पे आई इलेक्ट्रिक करंट, एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज है, ए क्या है, वायर की क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वीडी क्या है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। हो गया ऐसा, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए, डिफाइन द टर्म कंडक्टिविटी ऑफ ए मेटालिक वायर, राइट इट्स एसआई यूनिट, और इसकी एसआई यूनिट बतलानी है। देखिए सबसे पहले कंडक्टिविटी को डिफाइन करो, तो कंडक्टिविटी जो होती है वो इन्वर्स होता है किसका, रेसिस्टिविटी का। ठीक है, यानी यहां पर लिख दो कंडक्टिविटी, ये हुआ कंडक्टिविटी, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, इन्वर्स होता है किसका, तो रेसिस्टिविटी का, इसी का इन्वर्स होता है, यानी द इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ ए मेटालिक वायर इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। अब इसका एसआई यूनिट लिखना है, तो यहां पर एसआई यूनिट लिखने के लिए किसका एसआई यूनिट चाहिए, इस रो का, यानी रेसिस्टिविटी का। तो रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट कैसे लिखोगे, आर इज इक्वल टू, इस रफ कर रहा हूं लिखना नहीं है, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, तो रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। आर का मतलब ओम, ए का मतलब मीटर स्क्वायर, एल का मतलब मीटर, मीटर मीटर कट जाएगा, तो ओम क्या आएगा, ये ओम मीटर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे लिख दूंगा एसआई यूनिट। देखिए ओम मीटर ऊपर जाएगा, 1 बाई ओम मीटर, यानी ओम ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पर ओम, इसको क्या लिखेंगे, पर मीटर, यानी पर ओम पर मीटर। यही क्या है, कंडक्टिविटी है। इसी को यहां पर क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखिए, स्टेट द टू किरचॉफ्स रूल्स यूज्ड इन द एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट एंड एक्सप्लेन देम। देखिए किरचॉफ जी इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड दो रूल दिए, जिसमें से एक है जंक्शन लॉ,
जिसको बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ, जिसको बोलते हैं केसीएल, ठीक है, जिसको बोलते हैं केसीएल यानी फर्स्ट लॉ यही है, जिसमें उन्होंने बताया कि एक जंक्शन पॉइंट है जिसपे जितना इनकमिंग करंट होगी उतना वहां से आउटगोइंग करंट होगी। सपोज दैट ये जंक्शन पॉइंट है, इधर से एक वायर आया जिसमें I1 आ रहा है, इधर से एक वायर आया जिसमें I2 आ रहा है, और इधर चला गया जो कितना चला गया, I3 चला गया। इसका मतलब हुआ यहां पर इनकमिंग करंट कितना हुआ, इनकमिंग हुआ I1 प्लस I2, आउटगोइंग कितना हुआ I3, इनकमिंग I1 एंड I2 बट आउटगोइंग I3, इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, इसलिए इसको इधर लागू, तो I1 प्लस I2 माइनस ये क्या होगा, एक मिनट, ये प्लस में आया लेकिन इसको माइनस I3 लिखो, इज इक्वल टू 0, यानी सिग्मा I इज इक्वल टू 0, यानी अलजेब्रिक सम जो होगा टोटल करंट का कहां पे, जंक्शन पॉइंट पे, वो क्या होगा, 0 होगा। तो यही है, देखिए द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स एट जंक्शन पॉइंट मस्ट इक्वल 0, या तो बोल सकते हो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट एट जंक्शन पॉइंट। सो सिग्मा आई, सिग्मा मतलब समीशन सभी का, बट ये ध्यान देना है कि आने वाले पॉजिटिव लेंगे, जाने वाले को नेगेटिव लेंगे, और टोटल करंट को क्या कर देनी है, 0 कर देनी है ऐड कर। ये किस पे बेस्ड है, तो करंट जितना इनकमिंग उतना आउटगोइंग, मतलब जितना चार्ज आएगा उतना चला जाएगा, तो चार्ज कंजर्वेशन हो गया, ठीक है, यानी इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये किस पे आधारित है, किस पे बेस्ड है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। ओके, आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट सेकेंड लूप लॉ है जिसको बोलते हैं यहां पे KVL यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसको बोलते हैं वोल्टेज लॉ। और ये किसके लिए है, जैसे जंक्शन लॉ है जंक्शन पॉइंट के लिए, और ये क्या है, लूप लॉ है। लूप लॉ है मतलब क्लोज्ड सर्किट के लिए है। इसकी बात किसकी में करते हैं हम लोग, तो क्लोज्ड सर्किट में बात करते हैं, ठीक है। देखिए तो यहां पर क्या होता है, क्लोज्ड सर्किट में देखो क्या क्या रहता है, सेल रहता है, रेसिस्टर रहता है, और कैपेसिटर रह सकता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए होता क्या है, ये मैंने माना ये रेसिस्टर है, ये सेल है, ये कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C मान लिया मैंने, ओके। अब देखो यहां पे करंट गया I, तो इस देखिए करंट जब सेल भेज देगा तो सेल के वोल्टेज ड्रॉप करेगा, सेल के लिए क्या होगा, सेल तो करंट भेज दिया तो यहां भी वोल्टेज ड्रॉप किया, यहां पर भी वोल्टेज ड्रॉप करेगा, इसके लिए क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप IR, और इसका वोल्टेज कितना होगा, जब जाएगा तो ये क्या होगा, इस पे चार्ज हो गया Q प्लस Q, इस पे हो गया माइनस Q, तो इसका वोल्टेज क्या हो गया, Q बाई C हो जाएगा, कैपेसिटर का वोल्टेज Q बाई C, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर क्या होता है, टोटल जो सम होगा वोल्टेज का वो 0 होता है, ठीक है। बट यहां पे ध्यान देनी है कि यहां पे साइन कन्वेंशन लगा देना है, जैसे इसके लिए लिया ऐसे घुमाया तो माइनस से प्लस की तरफ गया, तो इसके लिए पॉजिटिव लेना होगा, देखो ऐसे गया तो करंट के डायरेक्शन में गया, तो करंट का डायरेक्शन मतलब हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, तो कैसा होगा, नेगेटिव। अगर इधर आया ऐसे, क्योंकि एक सर्किट में जो घुमाना है क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज, या तो सबके लिए एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन एक ही तरह क्लॉक या एंटी क्लॉक। ये प्लस से माइनस जा रहे हैं तो प्लस से माइनस जाएंगे तो निगेटिव लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, टोटल वोल्टेज 0 करनी है, तो यहां पर देखिए ये होगा E कैसा होगा, तो प्लस होगा, अगर ये कैसा होगा, माइनस होगा, अगर ये कैसा होगा, माइनस होगा, इज इक्वल टू 0, यानी
सेल रहेगा तो सिग्मा ई प्लस रेसिस्टर वाला रेसिस्टेंस का लिए ड्रॉप होगा तो सिग्मा आई आर प्लस सिग्मा क्यू सी इज इक्वल टू 0। सबका अलजेब्रिक सम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सिग्मा मतलब समीशन, सबका 0 आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे साइन कन्वेंशन के साथ, पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ लगाना पड़ेगा वो। तो यहां पर ये जो है टोटल वोल्टेज के लिए है, जो एनर्जी के कंजर्वेशन पे वर्क करता है। यानी किसी भी क्लोज्ड लूप या क्लोज्ड सर्किट की जो टोटल वोल्टेज होती है उसका जो अलजेब्रिक सम होता है वो 0 होता है। और ये जो है एनर्जी के कंजर्वेशन पे बेस्ड है। यानी द सम ऑफ एवरी वोल्टेज ड्रॉप इन एनी क्लोज्ड लूप नेटवर्क इक्वल्स 0। यही क्या है? केवीएल है, या तो इसी को यहां पे लूप लॉ बोलते हैं, क्लोज्ड सर्किट लॉ बोलते हैं। किसका? किरचॉफ जी का। हो गया? आगे बढ़ो। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट में आता है डिराइव द इक्वेशन ऑफ द बैलेंस्ड स्टेट। क्या चीज? बैलेंस्ड स्टेट इन ए व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। किसका यूज करना है? किरचॉफ्स लॉ का यूज करना है। किसके लिए? तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज किस लिए यूज करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या? तो व्हीटस्टोन ब्रिज बस एक अरेंजमेंट है जिस अरेंजमेंट से क्या करते हैं तो अननोन रेसिस्टर के रेसिस्टेंस को यहां पर फाइंड करते हैं। क्या करेंगे? तो अननोन रेसिस्टर के रेसिस्टेंस को यहां पर फाइंड किया जाएगा। बस एक मेथोडोलॉजी है, ठीक है, अरेंजमेंट बनाना है। तो अरेंजमेंट देखो बनाता हूं। इसके लिए एक क्वाड्रेटरल ले लिया मैंने, जिसमें से एक साइड ये हुआ जिसका रेसिस्टेंस कुछ ले लो, मान लो P है। ये दूसरा साइड लिया जो Q है। एक और लिया जो R है। एक और लिया जो S है। बना दिया मैंने। इसका नाम दे दो A B C और ये D हो गया। इसमें दो डायगोनल होते हैं। ओके, तो एक डायगोनल जो BD है, इस डायगोनल में एक गैल्वेनोमीटर लाकर अटैच कर दिया गया। अटैच कर दिया गैल्वेनोमीटर। एक और डायगोनल है A एंड C, दे दिया गया। तो A एंड जो C है, सॉरी, A और C पॉइंट से जो जुड़ेगा, B और D से जो डायगोनल हुआ उसमें गैल्वेनोमीटर, A और C से जो होगा उसमें एक सेल अटैच कर दो। अटैच कर दिया मैंने। अब क्या होगा कि यह सर्किट में करंट भेजेगा। करंट जब भेजने लगा, देखो आई करंट, तो ये पता है जितना यहां से इन करेगा उतना ही आउट यहां से भी कर देगा। ठीक है, यहां पे आया, इधर का करंट को I1 मान लो, इधर जाने वाले करंट को I माइनस I1 मान लो। ठीक है, I माइनस I1। यहां पर जैसी आएगा I1, तो ये क्या होगा? IG होगा। ये क्या होगा? IG होगा। तो आया I1, चला गया IG, तो यहां से क्या आएगा? I1 माइनस IG होगा। I1 माइनस IG, I1 माइनस IG। अब देखो जैसे यहां से आएगा IG, तो इधर जाएगा यार, क्योंकि I1 आया तो दो रास्ता में बटा, इधर IG गैल्वेनोमीटर के तरफ और इधर I1 माइनस IG, जिधर
नाम दे दिए। अब यहां पे आया, दोनों मिला, दोनों मिल के जाएगा, तो ये क्या होगा, आई माइनस I1 प्लस IG ज्वाइन हो गया, यहां पे जुड़ गया आकर। अब देखो यहां पे इस तरीके से मैंने दे दिया। अब यहां पे कितने लूप बन रहा है, 2 लूप, क्योंकि किरचॉफ जी का अभी जंक्शन रूल लगा चुके हैं यहां पे ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे और डी पॉइंट पे और साथ साथ सी पॉइंट पे, क्योंकि सब जाएगा जुड़ेगा। जोड़ करके देखो, I1 ने I1 को काटा, IG ने IG को काटा, जब ऐड होगा तो ठीक है, तो I बचा। यानी चारों पॉइंट पे मैंने जंक्शन लॉ यूज कर लिया, यानी केसीएल किरचॉफ जी के करंट लॉ को यूज कर लिया। अब यूज करेंगे हम लोग केवीएल, ठीक है, केवीएल मतलब लूप लॉ। तो यहां 2 लूप बन रहा है, एक लूप ए है और एक लूप ए है। लूप लॉ यूज करने के लिए साइन कन्वेंशन जरूरी है। तो यहां पे देखा जा रहा है कि केवल रेसिस्टर है, और रेसिस्टर जब रहेगा, रेसिस्टेंस जब रहेगा, तो उस केस में क्या होगा कि जो वोल्टेज ड्रॉप होगी तो करंट के डायरेक्शन में जाएंगे, जब डायरेक्शन देने के लिए तो नेगेटिव, और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव। स्टार्ट करता हूं डायरेक्शन को लेकर। चलिए देखो, लेकिन ध्यान रहे क्या मैंने बोला, कोई भी एक लूप में एक डायरेक्शन यूज करो, एक डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वर्क करो। तो मान लो मैं क्लॉकवाइज लेने जा रहा हूं या तो एंटी क्लॉक, 2 में से तो एक ही लेना होगा, तो किसी एक को यूज करता हूं। सपोज दैट मैंने इसको लिया क्लॉकवाइज, डायरेक्शन में है तो नेगेटिव, तो ई भी क्लॉकवाइज में जाएगा, ऐसे घूमेगा, तो करंट के डायरेक्शन में नेगेटिव, ये भी आएगा। करंट के अपोजिट डायरेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव। हो गया। अब इस लूप में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लें। लिखेंगे इन लूप ए बी डी, ए बी डी, डी तक नहीं छोड़ेंगे, लूप नहीं बनेगा, क्लोज नहीं होगा। यहां से ऐसे जाएंगे ऐसे, तो लूप नहीं बना, यहां पर फिर आना पड़ेगा। होगा ऐसा, लूप मैंने बना दिया। अब इसमें टोटल वोल्टेज 0 करनी है, तो फर्स्ट इसके पास आइए नेगेटिव, तो ये क्या होगा, माइनस PI1। इसके पास जाइए नेगेटिव, तो नेगेटिव कितना होगा, GIG होगा। ओके, इसके पास आइए तो ये पॉजिटिव, RI माइनस I1। ऐड करोगे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके ओके। अब देखो इसको मान लिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट, यानी फर्स्ट लूप की बात किया अकॉर्डिंग टू लूप लॉ। सेकेंड लूप में आ जाइए, ये सेकेंड लूप है। अब इसमें भी देखिए, ये नहीं है कि इसमें जब मैंने क्लॉकवाइज लिया तो उसमें निश्चित है कि क्लॉकवाइज ही लें, नहीं, आपकी मर्जी, एंटी क्लॉक भी ले सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। सपोज दैट मैं क्लॉक ही लेता हूं, इधर करंट के डायरेक्शन में नेगेटिव, इसके पास आया करंट इधर जा रहा, ले रहे हैं इधर, तो ये होगा पॉजिटिव। इसके पास मैंने आया करंट जा रहा है इधर और ले रहा हूं इधर, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। हो गया ऐसा। तो अब बात कीजिए, इसमें टोटल वोल्टेज 0 होगा, तो यहां लिखूंगा इन लूप BCDB, BCDB हो गया। अब देखो टोटल वोल्टेज ले लो, तो सबसे पहले इसका नेगेटिव, तो नेगेटिव होगा Q इनटू I1 माइनस IG, I1 माइनस IG होगा। पॉजिटिव तो क्या आएगा, S इनटू I माइनस I1 प्लस IG। होगा ऐसा। इसके पास आ जाओ तो ये होगा पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, GIG।
हो गया, जी आई जी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्या ले लो, सेकेंड। हो गया ऐसा। लेकिन अब हम लोग की बातें करनी है यहां पे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में ये होता है कि ये जो गैल्वेनोमीटर जो लगा हुआ है इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होता है, और डिफ्लेक्शन नहीं होता है इसका मतलब है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट पर का वोल्टेज आपस में बराबर होगा। तो इन दोनों पॉइंट पर की वोल्टेज आपस में क्या होनी चाहिए, तो आपस में बराबर होनी चाहिए। ओके, अब देखो वोल्टेज को मैं बराबर करता हूं, तो यहां पर लिखूंगा अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, या तो 4 बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, तो इस केस में क्या होगा, VB इज इक्वल टू VD, यानी देखिए VB और VD आपस में बराबर होगा। जैसे बराबर होगा इसका मतलब क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया, और बैलेंस जब कर गया तो करंट 0 हो गया। अब करंट 0 हो गया तो यहां पे IG इज इक्वल टू 0 मैंने दे दिया। IG मैंने क्या दे दिया, यहां पे 0 दे दिया। जैसे ही 0 होगा तो देखने को मिलेगा यहां पे ए वाला टर्म 0, टर्म 0 होगा, तो कितना होगा बोलिए, -PI1 प्लस R इंटू आई माइनस I1। तो यहां से देखोगे तो ये हो जाएगा, यहां पर लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट -PI1 प्लस R इंटू आई माइनस I1 इज इक्वल टू 0। क्या ऐसा देखने को मिलेगा, ये तो 0, तो -PI1 और प्लस RI माइनस R इंटू आई माइनस I1 इज इक्वल टू 0 दे दिया गया। तो ये माइनस में तो उधर प्लस में, तो PI1 इज इक्वल टू R इंटू आई माइनस I1, ये होगा इक्वेशन थर्ड। ये इक्वेशन क्या हो गया यहां पे, तो थर्ड हो गया। अब देखिए आगे बढ़ता हूं, सेकेंड इक्वेशन को लो। सेकेंड में देखो, फ्रॉम सेकेंड जब चलोगे तो ये वाला 0 होगा और ये वाला 0 होगा और यहां पे 0 होगा। जब 0 होगा तो क्या होगा, देखिए -QI1 प्लस S इंटू आई माइनस I1 तक जाएंगे, IG तो 0 और फिर ये 0, ठीक है। तो यहां से आ जाएंगे, लिखेंगे यहां पे सबसे पहले फ्रॉम सेकेंड, तो -QI1 प्लस S इंटू आई माइनस I1 इज इक्वल टू 0। किस इक्वेशन से, तो ये सेकेंड इक्वेशन में। कब, तो सेकेंड इक्वेशन में जब IG का वैल्यू 0 पुट करेंगे तब, तो इतना आ जाएगा। हो गया ऐसा। अब देखो ये माइनस में है तो उधर जाएगा प्लस में, यानी ऐसा लिख सकते हैं QI1 इज इक्वल टू S इंटू आई माइनस I1 इज इक्वल टू, ये तो 0 नहीं होगा, इक्वल कर ही दिए, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4 हो गया। अब दोनों इक्वेशन थर्ड और जो 4 है उसको डिवाइड कर दूं, थर्ड को 4 से, तो क्या होगा, थर्ड को जब 4 से डिवाइड करेंगे I1 कैंसिल, आई माइनस I1 कैंसिल, तो यहां लिखूंगा ये क्या होगा, फ्रॉम, देखिए थर्ड बाई 4, फ्रॉम थर्ड बाई 4 हो जाएगा। अब जब फ्रॉम थर्ड बाई 4 होगा तो क्या होगा, यहां पे ये होगा PI1 बाई QI1 इज इक्वल टू R इंटू आई माइनस I1 बाई S इंटू आई माइनस I1 होगा ऐसा। जरा देखिए कैंसिल करता हूं,
I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, ए से ये कैंसिल हो जाएगा। सो P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। R बाई एस यानी P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस, यही तो हो गया। यानी P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। या तो इसी को पलट दूं, R को इधर लाइए, Q को उधर, तो P बाई R इज इक्वल टू Q बाई एस, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी सिंपल लॉजिक हुआ कि जो एडजेसेंट साइड होती है उन दोनों का जो रेशियो होता है वो आपस में बराबर होता है। किसके लिए? रेसिस्टेंस के लिए। यही तो है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसको किससे डिराइव करते हैं, कैसे शो करते हैं? तो किरचॉफ जी के लॉ से, किरचॉफ रूल से। तो ये दिखा दिया मैंने, जैक्सन रूल भी यूज हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे लूप लॉ भी यूज होता है। चलिए आगे बढ़ूं, ये तो प्रूफ कर चुका हूं। अब देखो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आता है यहां पे टू सेल्स ऑफ ईएमएफ्स E1 एंड E2 एंड इंटरनल रेसिस्टेंस R1 R2 रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल एज शोन इन फिगर। द फिगर डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द, यानी एक्सप्रेशन फाइंड करनी है किसके लिए? एक नंबर इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन, यानी कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट ईएमएफ एक। दूसरा इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, यानी कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करनी है। सेकेंड थर्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, पॉइंट्स ए एंड बी, यानी पॉइंट्स ए एंड बी के बिटवीन कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये फाइंड करना है। चलिए ओके, यहां पर मैं बात करूं कि आई आ रहा है, चलो ठीक है, आई आ रहा है, आई की बात करने वाले हैं सबसे पहले, ठीक है। तो यहां पर देखो आई इंटर किया तो इससे होगा I1 और इससे होगा I2, यही ना। दोनों सेल जो है I1 और I2 दिया, दोनों मिलकर के, तो मिलके बना I, ओके। लेकिन यहां पर सोचने वाली ये बात है कि जो वोल्टेज होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपस में बराबर होता है, यानी इसका जो टर्मिनल वोल्टेज होगा और इसका जो टर्मिनल वोल्टेज होगा, दोनों वोल्टेज यहां पे क्या होंगे, तो आपस में बराबर होंगे, आपस में यहां पर बराबर होगा। तो बराबर होगा तो ये बात जरा समझ लें कि दोनों तो आपस में बराबर होगा, ये ठीक है, ठीक है जी। देखिए तो इसका वोल्टेज भी, टर्मिनल वोल्टेज भी, तो V इज इक्वल टू E1 माइनस कितना होगा I1 R1, क्योंकि किसी भी सेल से जब करंट ली जाती है तो टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू E माइनस IR कंसेप्ट होता है जब सेल से करंट ली जाती है। तो यहां पर मैं बात कर लिया फॉर फर्स्ट सेल, यानी फर्स्ट सेल की बात किया, V इज इक्वल टू E माइनस I1 R1, होगा ऐसा? चलो ठीक है। तो यहां से देखिए, यहां से मैं लिख सकता हूं, ये वाला माइनस वाला इधर ले लाओ, I1 R1 इज इक्वल टू E1 माइनस V, क्योंकि ये वाला माइनस से इधर आया प्लस में, और ये प्लस वाला उधर गया माइनस में, तो यहां पर I1 हो जाएगा, I1 हो जाएगा। तो I1 इज इक्वल टू क्या होगा बता सकते हैं आप? I1 यहां पर हो जाएगा, देखिए E1 माइनस V बाई R1, होगा ऐसा? R1 चला जाएगा। यदि मैं सिमिलरली बात करूं इसी तरीके से E2 से, माने सेकेंड सेल की, तो इसमें भी वही कंसेप्ट लगेगा। क्या लगेगा? फॉर यहां पे सेकेंड सेल, सेकेंड सेल, तो इसमें क्या होगा, इसका भी टर्मिनल वोल्टेज वही होगा V,
ठीक है। V इज इक्वल टू E2 माइनस इसमें होगा I2 R2, तो I2 इज इक्वल टू E2 माइनस V बाई R2 होगा ऐसा। तो देखिए यहां पे I2 इज इक्वल टू E2 माइनस V बाई R2, मतलब I1 और I2 निकल चुका है, यही ना, निकल गया। अब देखो मुझे टोटल करंट के पास पहुंचानी है, तो देखिए टोटल करंट I होगी जो I1 प्लस I2 लिखूंगा, I1 प्लस I2। ओके, अब क्या होगा, I इज इक्वल टू I1, तो E1 माइनस V बाई R1 प्लस, देखो I2 लिखूंगा तो ये होगा E2 माइनस V बाई क्या होगा, R2 होगा, यही होगा ना। अच्छा, तो E इज इक्वल टू, देखिए एक बार R1 दोनों में डिवाइड कर रहा है, तो एक बार डिवाइड कीजिए E1 को और एक बार डिवाइड कीजिए किसको, यहां पर V को, होगा ऐसा, ठीक है। प्लस मैंने ऐसा लिखा। अब देखिए इसको R2 से डिवाइड कीजिए एक बार, और R2 से एक बार V को डिवाइड कीजिए, कर दिया डिवाइड। अब देखिए यहां पे I इज इक्वल टू जो E1 बाई R1 है, E2 बाई R2 है, उसको एक साथ लाइए, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, इन दोनों को, इसको और इसको एक साथ ले जाइए, लेकिन माइनस भी कॉमन कर लीजिए, दोनों में कॉमन है, तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, क्या होगा ऐसा, होगा ऐसा, ठीक है। अब देखिए ऐसा मैंने लिखा, इसके बाद अब देखिए ये हो गया। अब देखो यहां से ये जो है लिखूंगा कंडीशन, I रहने दो, I इज इक्वल टू, यहां से एलसीएम ले लीजिए, R1 प्लस, देखिए R1 और R2 एलसीएम लीजिए, R1 कैंसिल होगा, R2 जाएगा, तो E1 R2 प्लस R2 कैंसिल होगा, R1 जाएगा, E2 R1 माइनस भी, यहां से क्या कीजिए, सो देखिए यहां से लीजिए R1 R2 एलसीएम, तो R1 कैंसिल होगा, R2 जाएगा, प्लस R2 कैंसिल होगा, R1 लिखेंगे, हो गया ऐसा। अब देखिए ये जो माइनस वाला है पलट दीजिए इधर, इस तरफ ले जाइए, तो V इंटू R1 प्लस R2 बाई R1 इंटू R2 इज इक्वल टू, इसको ऐसा ही रहने दीजिए, E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 R2 रहने दीजिए, ये माइनस I हो जाएगा, इस तरफ से उस तरफ ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये जो है दोनों में डिवाइड कीजिए ले जाकर, अब दोनों में डिवाइड करिएगा ले जाकर, तो V इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E1, देखिए E2 R1 होगा बाई R1 R2 रहेगा, और डिवाइड करेंगे, जब इसको ला के डिवाइड करेंगे पहले इसमें तब उसमें, तो पलट जाएगा, डिवाइड में जैसे लाएंगे तो R1 R2 ऊपर चला जाएगा और बाई R1 प्लस R2 होगा, माइनस ये क्या होगा, इनटू, ये उलट जाएगा, R1 R2 बाई R1 प्लस R2 हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसा। डिवीजन में लाएंगे दोनों में तो बारी बारी से, तो ये देखिए कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट, तो यहां से V इज इक्वल टू, देखिए ये अब सजाइए, E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2 माइनस I
होगा माइनस आई, और R1 R2 बाई R1 प्लस R2, देखिए ऐसा होगा। इसको ऐसे लिख सकते हो, V इज इक्वल टू, ये होगा E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। ये हो गया थर्ड का आंसर। फर्स्ट में क्या बोला था, इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने के लिए। देखो इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो इक्विवेलेंट मतलब जो आया, जो नेट आया, देखो ई इक्विवेलेंट वो इसके बराबर आया, ई इक्विवेलेंट E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2 आया। ठीक है, इक्विवेलेंट जो रेसिस्टेंस आया वो देखो ये आया, R इक्विवेलेंट R1 R2 बाई R1 प्लस R2 हो गया ऐसा। और जो वोल्टेज आया इक्विवेलेंट वो देखो ये आया, यानी ये कौन होगा, थर्ड हो गया। यानी तीनों एक्सप्लेन कर दिया गया, डिराइव कर दिया गया यहां पर कंडीशन को, यानी सेल से रिलेटेड था ये, इस तरीके से सॉल्व हो गया। ओके, अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। तो इतना ही तक VVI सवाल थे जिसको मैंने करवा दिया। ऐसा सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस तरह के सवालों को आप तैयारी कर लें और एग्जाम में जाके फोड़ दें। ओके, थैंक यू।